ठीक इसी प्रकार यदि हम ऋणायन पर आवेश की बात करें तो ऋणायन पर आवेश जितना ज़्यादा होगा उसके ध्रुवित होने की प्रवृत्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी ध्रुवणता बढ़ने से उसके सहसंयोजक गुण में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यदि हम बात करें विभिन्न अम्लों की, तो जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ HClO4, H2SO4 और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा धनायन तो वही है H+ आयन और ऋणायन जो होगा वो होगा ClO4- आयन, SO4 2- आयन और PO4 3- आयन। तो सबसे ज्यादा ऋणावेश किस पर? फॉस्फेट आयन पर, उसके बाद सल्फेट आयन पर और सबसे कम आवेश हमारे ClO4- आयन पर। तो जिस पर आवेश जितना ज्यादा उसके साथ बने हुए कंपाउंड का सहसंयोजक गुण उतना ही ज्यादा, क्योंकि ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा। तो ज्यादा सहसंयोजक गुण किस में होगा? सबसे ज्यादा होगा H3PO4 में, उसके बाद H2SO4 में और सबसे कम जो सहसंयोजक गुण होगा वो HClO4 में। तो ठीक इसी प्रकार ये इनके सहसंयोजक गुणों का बढ़ता हुआ क्रम होता है। फलस्वरूप इनके आयनित होने की जो प्रवृत्ति है यानी अम्लता है वो भी इसी प्रकार परिभाषित होगी। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे कारक जो है धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य रूप से ये पाया गया है कि जिन धनायनों की आकार एवं आवेश समान होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्रुवणता निर्भर करती है। यदि उन धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस के समान है यानी H2P6 टाइप का है तो ऐसे धनायनों का ध्रुवण क्षमता S2P6D10 विन्यास वाले जो यौगिक होते हैं उनसे कम होती है। यानी ऐसे धनायन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का है उनकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा? ये S2P6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अपेक्षा, जो 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने बाह्यतम कोश में, उनका ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है और 8 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम से की ध्रुवण क्षमता कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो धनायन हैं उनमें जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो अंदर वाले कोश डी में जाते हैं और हम जानते हैं कि डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, तो उनका परिरक्षण प्रभाव S और P की अपेक्षा चूंकि कम है इसलिए नाभिकीय आवेश यहाँ पर ज्यादा होगा और ज्यादा नाभिकीय आवेश होने से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित करेगा, इसलिए वह एनायन में अधिक ध्रुवणता उत्पन्न करेगा। तो यदि कैटायनों के आकार समान हो, उन पर आवेश भी समान हो, तब हम देखेंगे कि किसका कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हम बात करें कि कॉपर और सिल्वर के जो क्लोराइड होते हैं उनका यदि आप साइज देखें तो लगभग सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में है। तो कॉपर और सिल्वर के यदि हम क्लोराइड लें तो इनका गलनांक कम होता है किसकी अपेक्षा? सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड की अपेक्षा। इन पर आवेश तो समान ही होता है और इनकी त्रिज्याएं भी सोडियम और पोटेशियम के लगभग समान होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो 18 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला है, इसलिए यहाँ ध्रुवणता ज्यादा ये उत्पन्न करते हैं, एनायन को ज्यादा ध्रुवित करते हैं, इसलिए उनमें सहसंयोजक गुण ज्यादा आ जाता है। फलस्वरूप इनके गलनांक कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब अगला कारक है उच्च आयनिक विभव वाला कैटायन। हम जानते हैं कि जो धनायन की ध्रुवण शक्ति है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही कम होगी और त्रिज्या जितनी कम होगी यानी आकार जितना कम होगा उसकी ध्रुवणता ध्रुवित करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो धनायन की ध्रुवण शक्ति है वो उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि आवेश बढ़ाने पर उसकी ध्रुवण शक्ति बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं वो आवेश के
समानुपाती होती है। यानी ध्रुवण शक्ति जो है वो आवेश के समानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी आवेश और त्रिज्या के अनुपात को ही आयनिक विभव या आवेश का घनत्व कहते हैं, जिसे हम फाई से दर्शाते हैं। इसे धनायन की ध्रुवण शक्ति कहा जाता है। तो Z और R, Z क्या है, यहाँ पर आवेश है, इसे हम Z प्लस कर सकते हैं, और R क्या है, उस कैटायन की त्रिज्या। तो इसका मान Z अपॉन R का मान जितना ज्यादा होगा, कैटायन की ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी यानी कि सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यदि हम देखें कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो धनायन की ध्रुवण शक्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी त्रिज्या में लगातार कमी हो रही है और आवेश में वृद्धि हो रही है। ठीक इसी प्रकार जब समूह में नीचे से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ध्रुवण शक्ति उसकी घटती है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ जाता है। तो जो कैटायनों के आयनिक विभव का जो क्रम है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक विभव बढ़ता है, आयनिक विभव घटता है, इसलिए ध्रुवण शक्ति भी घट जाती है और इसी अनुपात में उनमें सहसंयोजक गुणों का परिवर्तन होता है। यदि हम तीसरे आवर्ती के तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम पर +1 चार्ज, Mg पर +2 और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है। और यदि इनके आयनिक विभव के आप मान देखेंगे तो जो सोडियम का ऑक्साइड है उसका आयनिक विभव लगभग 1.04, मैग्नीशियम का 3.06 और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का जो आयनिक विभव का मान है वो 6.9 होता है। तो किसका आयनिक विभव सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। इसलिए सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण किसमें होगा? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में, उसके बाद मैग्नीशियम के ऑक्साइड में, और सबसे कम सहसंयोजक गुण सोडियम के ऑक्साइड में होगा। तो हमने देखा कि आयनिक विभव बढ़ने के साथ साथ उसकी ध्रुवणता बढ़ती है, यानी सहसंयोजक गुण में भी वृद्धि होती जाती है। अभी हमने जो ध्रुवणता और ध्रुवणीयता देखी और फजांस के जो हमने नियम देखे, इनसे हम यौगिक के गुणों की तुलना कर सकते हैं और उन गुणों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जब क्षार धातुओं का हम क्लोराइड लेते हैं, जैसे कि हम बात करें कि लिथियम का हम जो ग्रुप ले रहे हैं तो लिथियम क्लोराइड हो गया, फिर क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। यदि हम इस तरीके से हम बात करें तो जो लिथियम क्लोराइड है ये कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होता है, बाकी सारे कार्बनिक यौगिकों में नहीं घुलते। तो इसका कारण ये है कि जो लिथियम है वो अपने पूरे ग्रुप में सबसे छोटा है, यानी लिथियम आयन जो प्लस आयन बना रहा है, कैटायन है जो, वो सबसे छोटा है और वो Cl- आयन को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है, जिससे उसमें सहसंयोजी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और जब किसी यौगिक में सहसंयोजी गुण उत्पन्न होते हैं तो वे कार्बनिक विलायकों में विलयशील हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ध्रुवणता और ध्रुवणीयता के द्वारा विभिन्न यौगिकों के विभिन्न गुणों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं।